हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम वर्ण विचार क्या है इसे समझ रहे हैं। यह इस प्रसंग का दूसरा वीडियो है। इससे पहले का प्रसंग हम इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर का क्या अर्थ है। तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। ऐसा वर्ण जिसका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। कहने का है कि स्वरों को बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ऊपर कै से लेकर है तक के सारे जो व्यंजन हमने अभी पढ़े वो व्यंजन हैं। कैसे है तक जितने भी वर्ण थे वो व्यंजन हैं। कैसे कै में ए मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल हलंत लगा कै होगा। स्वरों का जो दूसरा नाम है वो अच है, क्योंकि पाणिनि के क्रम अनुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इनके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर ए और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हलवी है, क्योंकि जो व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र है वो 5 से 14 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलों यानी व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे ये तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। अब हम देखते हैं उदित। उदितों के प्रथम वर्ण अर्थात उदितों के पंचम वर्ण अर्थात अंगा, ये, णे, ने, में को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। क्योंकि ये जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, इसमें बाबूराम सक्सेना जी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से व्याकरण समझाया है। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत व्याकरण वहाँ से समझ सकते हैं। उसमें उदित क्या होते हैं, स्वरों का अलग वर्णन है, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण की में सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। लेकिन इस बुक के में बहुत संक्षिप्त रूप में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ इसका इतना वर्णन नहीं किया जा सकता। डिटेल में वीडियो आप दूसरी देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम देखते हैं स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व दीर्घ जो होते हैं शाद्य, मिश्र, विकृत और पिलुत। अब हम देखते हैं कि स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व जैसे ए, यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ जैसे आ। मिश्र विकृत जो स्वर होते हैं, मिश्र विकृत स्वर भी हम अभी में पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा ए, तो उसमें ए और ई मिलकर बना ए। अब हम देखते हैं यदि 3 मात्रा का समय लगे तो पिलुत कहलाता है। जैसे इसमें ए के आगे 3 की संख्या का चिन्ह लगा हुआ है, इसे बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी तिगुना समय लगता है। इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्राय पुकारने में होता है। जैसे राम, किसी को हम बुलाते हैं तो उसको हम तिगुना समय देते हैं, उसको जोर से लंबा ध्वनि करके हम बोलते हैं। अब देखते हैं कि उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 और भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सभी स्वर जो होते हैं फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक, जिसमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, यथा
ए, आ, ए, ऐ आदि। और दूसरे अनुनासिक वर्ण अर्थात सादे यथा ए, आ, ए, ऐ आदि। अब देखते हैं कि व्यंजनों के भी कई भेद हैं। कैसे लेकर मैं तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनमें कवर्ग आदि 5 वर्ग हैं। ये रे ले वे अंतस्थ है अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। शय यानी कि तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंत्य शय, और है ऊष्म है अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लेनी पड़ती है। विसर्ग को वस्तुतः छोटा है समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। यह श अथवा रे का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुड़ा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। अब देखते हैं के और खे के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा के उच्चारण प्रयोग में आता है, जैसे ये रहा, तो इसे इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करती हैं और उसकी जो संज्ञा होती है वो जीवा मूल्य बताते हैं। इसी प्रकार से पे और फे के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपधमानियाँ कहते हैं। यानी के और खे से पूर्व जो विसर्ग नाद आया था अर्ध विसर्ग नाद, उसको जीवा मूल्य कहते हैं, और पे और फे के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपधमानियाँ कहते हैं और इसी अर्ध विसर्ग वाले चिन्ह से इसको व्यक्त करते हैं। अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आए तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। यदि अन्यथा आए तो एक विभिन्न ही उच्चारण होता है। इसका कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। अब हम पीछे चलते हैं कि देखिए समझा रखा है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया है हिंदी में, अब हम इसकी संस्कृत देखते हैं कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते। यानी जो एक मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतोग्यो, और 3 मात्रा के समय वाले को प्लुत समझना चाहिए। और व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और व्यंजन जो होता है उसको अर्धमात्रा वाला कहा गया है। अब देखते हैं उच्चै उदात निश्चय अनुदात समाहार स्वरित। यानी उदात, अनुदात और स्वरित, हमने स्वरों के 3 भेद पढ़े थे। तो उच्च जो होते हैं ऊंचे वो उदात होते हैं, नीचे जो नीचे वाले होते हैं वो अनुदात होते हैं, और जो बीच में होते हैं समाहार वो स्वरित होते हैं। उच्चारण स्थान के उच्च अंश से उच्चरित जो स्वर होते हैं वो उदात, नीचे से अनुदात और मध्य से स्वरित कहलाता है। कादयो मावसाना इप्सारा, कैसे लेकर मैं तक जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और शे है, यानी तीनों जो है हमने पढ़े, सलजम षटकोण वाला से और सपेरे वाला से, जिनका उच्चारण स्थान भी तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य है। यानी इन अलग अलग शयों का और है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमने यहाँ तक देखा। अब हम देखते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है। ये सब अल्प प्राण, महाप्राण, ये ऊष्म व्यंजन, ये जो हम सब पढ़ रहे हैं इसमें सूक्ष्म रूप में सिर्फ समझाया गया है। अगर हम इन्हें डिटेल में समझने के लिए अब
चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनकी अलग से वीडियो देख सकते हैं।